उस्मा कारदार, एक्चुअली में कारदार की हकीकत क्या है? कारदार की हकीकत ये है कि मेरी शादी कारदारों में हुई है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुनाव सोच समझ के हुआ था, मुशावरत से हुआ था, कैसे हुआ था? जब मैंने खुद मुलाकात की इमरान खान से तो फिर मुझे लगा कि भाई ये बंदा तो ठीक है। आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी खान साहब से गलतियां हुई हैं, सरजद हुई हैं चाहते न चाहते हुए, कि आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए था? जब प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान तो मैं तो यकसर उनको पहचान ही नहीं पाई। अच्छा। बिल्कुल वो बदल गए। एक ग्रैंड धोखा था, ना अपने मैनिफेस्टो को संभाल सके। बुजदार का जो दफ्तर था वो करप्शन का गढ़ था और इमरान खान उनको बदलने को तैयार ही नहीं था। गैंग ऑफ 5 था, वो ऑपरेट करता था बनी गाला से। नजरियाती लोग थे, उनको एक एक करके खान से दूर करवाया गया पहले और फिर अपनी जगह बनाई गई। मतलब खान गलत नहीं था? नहीं, खान देखें, बात सर ये है, खान कोई बच्चा तो नहीं था। आपको जो तोहफे मिलते हैं ना, वो आप बेचने के लिए नहीं होते, वो रखने के लिए होते हैं। घड़ी जो 1.5-2 अरब की वो तोहफा था, आपको चाहिए था कि आप खुद रखें उसको, आपको बेचने की इजाज़त नहीं है उसकी। एक बेसिक सवाल खान साहब के फॉलोअर्स करते हैं, एक इतना अमीर ज़्यादा, उसको क्या ज़रूरत आन पहुंची कि उसने घड़ी बेच दी? ये सवाल उनके फॉलोअर्स का। यही चूरन तो बेच बेच के उन्होंने हमें पीछे लगाया था। मियां साहब की वापसी पर बड़े सवालात हैं। कोई कह रहा है कि इलेक्शन के तहत हुई है और कोई कह रहा है सिलेक्शन के तहत। देखिए, मियां साहब तो वो शख्स हैं जिनको 22 साल इस सियासी अमल से निकालने की पूरी इन्होंने कोशिश की। अगर सिलेक्टेड होते तो इतनी नाइंसाफियां उनको और इतनी जो उनको जुल्म है वो सहने पड़ते। अच्छा, अभी भी ना बहुत सारे लोग कश्मकश में हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आपकी क्या राय है, क्या इलेक्शन हो पाएंगे 8 फरवरी को? पत्थर पे लकीर, इंशाल्लाह ताला। आपके चीफ जस्टिस ने अब कह दिया है और कोई इसमें अब हार्म नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं आजकल के दिन? अल्हम्दुलिल्लाह, बस इलेक्शन की गहमा गहमी है, तैयारियां हो रही हैं इलेक्शन की और आप आए हैं, आपसे बैठ के खूब अब गुफ्तगू होगी। इंशाल्लाह ज़रूर होगी। उस्मा कारदार, कारदार समझ में नहीं आ रहा, बहुत लोग डगमगा जाते हैं कारदार के नाम से। एक्चुअली में कारदार की हकीकत क्या है? कारदार की हकीकत ये है कि मेरी शादी कारदारों में हुई है। अच्छा। मेरी अपनी फैमिली, जिसमें जो मेरे नाना हैं वो इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में मेंबर थे। ऑलराइट। और कायद आज़म के साथी थे। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अब्दुल्लापुरी फैमिली। अच्छा। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनके चचा थे हफीज़ कारदार, उनके ताया थे AR कारदार, बड़े मशहूर जी फिल्म स्टूडियो होता था उनका बॉम्बे में। ओके। तो फिर मेरी शादी कारदारों में होगी तो मैं भी कारदार हो गई। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? वेल, कुछ Lover कुछ arrange हो गई। मिक्सचर समझ लें, अच्छा। समझ लें। हाँ। सही। अच्छा मैम, जो आपने सियासत आपके साथ बड़ी कोलैबोरेट करती है, लेकिन सियासत से पहले हम चाहते हैं कि आपकी पर्सनली लाइफ की तरफ जाया जाए। 67 ईयर विकीपीडिया बताता है, औरत से एज पूछना नामुनासिब होता है। वाकई 67 ईयर्स की हैं? क्यों, हाँ नहीं लग रही? नहीं, मैं तो इसमें इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है और मेरी बड़ी मैं जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। पहले मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो वहाँ पे एक तो मेरे माँ बाप ने बेहतरीन मुझे एजुकेशन दिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उस पर भेजा। फिर जब मेरी आर्मी में शादी हो गई तो फिर उसमें आपको पता है थोड़ी सी सियासत से आपको एक हट के रहना पड़ता है। लेकिन फिर जब मेरे हस्बैंड ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली एज अ कर्नल, फिर हम लोग यहाँ पे मॉडल टाउन में आके सेटल्ड हुए। तो यहाँ फिर मैंने अपनी सियासत का भी आगाज़ किया। लेकिन मैं हूँ प्रोफेशनल, मैं एक प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट भी हूँ। अच्छा। और मेरा 25 साल का तजर्बा है एजुकेशन में भी। सियासत में आने का कैसे सोचा, क्या अब आपने कहा कि सियासत में मुझे आना चाहिए? जी बिल्कुल, सियासत मेरे जीन्स में थी। आपको मैंने नाना का तो अपने बता दिया है। फिर एक मेरे मामू थे, वो पीपल्स पार्टी में मिनिस्टर थे, मैं उनकी स्टेट सेक्रेटरी हुआ करती थी। अच्छा। और उनके वहाँ से मुझे बहुत शौक भी था सियासत का। लेकिन चूँकि हस्बैंड आर्मी में थे, इसलिए मैं फिर जब शादी के बाद मैं इससे फिर काफ़ी मैंने आपको पता है ज़रा कट ऑफ कर डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस रखना पड़ता है। फिर बच्चे हो गए मेरे, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, वो फिर उनकी स्कूलिंग, मैंने फिर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुनाव सोच समझ के हुआ था, मुशावरत से हुआ था, कैसे हुआ था? आपको पता है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा डील करती थी उस ज़माने में ना। ये एक बच्चे बड़े इम्प्रेस होते थे इमरान खान से, तो वो मुझे ले जाने वाले थे
कि जी आप उनके साथ जाएं, आप उनके साथ काम करें। तो मेरे ख्याल में इस तरह से फिर मामला वहाँ पे आप भी शुरू। इम्प्रेस हो गई थी या बच्चों के इम्प्रेस होने तक नहीं, ही? मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं थी, मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं था क्रिकेट का, तो मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं थी। मुझे वो नईमुल हक साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने पहली दफ़ा वो बनी गाला में लेके गए। इनामुल्लाह नियाज़ी थे, इनके कज़न थे, जिनसे अब इनकी बनती नहीं है। वो उनसे जब मैंने ख़ुद मुलाकात की इमरान खान से, तो फिर मुझे लगा कि भई ये बंदा तो ठीक है। पहली मुलाकात कैसी थी? हाँ, वो जब आए थे वहाँ पे ना, तो जॉगिंग करते हुए आए और पसीना बह रहा। तो मैंने कहा जी मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने भेजा है यहाँ पे। तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आएँ, हमें ज्वाइन करें। तो फिर बस। और फिर आपने ऐसी कैंपेन की, बरकत मार्केट वाले ऑफिस से आप खान साहब के साथ निकलती थी और भरपूर कैंपेन किया बिल्कुल, करती थी। बिल्कुल। हमने आपने खान साहब को पहली मरतबा पसीने में देखा, फिर हमने भी देखा कि आप खान साहब के साथ पसीनों पसीनी होती थी और कैंपेन किया करती थी। हाँ, आपको पता है मैंने तो खून पसीना दिया पार्टी को, और जो मैं इसकी, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इसकी गवाह है। वो सब लोग कहते हैं कि जो आपने कुर्बानियाँ दी पार्टी के लिए, वो हमने बहुत कम देखी। लेकिन अफसोस कि उन कुर्बानियों का कोई कदर नहीं की गई। और ख़ास तौर पे मुझे जो मुझे एतमाद को ठेस पहुंची, वो यही थी कि जिस लीडर पे हमने पूरा हमने जिस पे अपना सच मान के मनोअन उनको अपना पूरा ज़िंदगी वक्फ कर दी, उनके कॉज के साथ जुड़ के, उन्होंने बिल्कुल नज़रियाती जो कारकुन हैं उनको साइड पे कर दिया और मुड़ के देखा भी नहीं कि वो लोग किधर हैं सारे। तो ये बहुत जिसे कहते हैं ना कि नज़रियाती कारकुन के लिए ये बहुत एक तकलीफ दे बात होती है। तकरीबन आपने 3 से 3.5 साल का जो अरसा गुजारा है खान साहब के साथ, उस अरसे के दौरान आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी खान साहब से गलतियाँ हुई हैं, सरजद हुई हैं चाहते न चाहते हुए, कि आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए था? आपको मैं क्या बताऊं कि जब मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान, तो मैं तो यकसर उनको पहचान ही नहीं पाई। अच्छा। बिल्कुल वो बदल गए। हमारा मतलब कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वाले खान और बाद में बहुत डिफरेंट था। ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छा। हमारे साथ बिल्कुल उनका राब्ता ख़त्म हो गया था। ओके। बिल्कुल। वो आते थे लाहौर, तो हम तो मैं तो एक एमपी थी, तो हमारे साथ तो उनकी मुलाकात भी नहीं होती थी। और हम जो पहले कभी कोशिश करते थे कि किसी के थ्रू पैगाम पहुंच जाए या कोई, तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो वो तो कहते थे कि हम असम्बलियाँ ख़त्म कर देंगे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस ख़त्म कर देंगे, हम इतना रब्त मजबूत कर लेंगे। ये तो सब ये तो बड़ा अजीब नहीं लगा आपको? यही तो प्रॉब्लम है ना कि एक ग्रैंड धोखा था। जो वादे वईद किए थे, एक वादा नहीं पूरा किया। ना अपने मैनिफेस्टो को संभाल सके, ना अपनी पार्टी को संभाल सके, अपनी घरवाली को भी नहीं संभाल सके। तो आप मुझे ये बताएं कि फिर लोगों के एतमाद को तो बहुत बुरी तरह ठेस पहुंची ना, क्योंकि लोगों ने तो बिलीव किया था, लोगों ने तो सोचा था कि ये कोई नया पाकिस्तान हम बनाने जा रहे हैं। तो वो तो पुराने से भी पुराने को ही ढूंढते रह गए, क्योंकि वो करप्शन जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा था कि मैं 22 साल की मेरी स्ट्रगल है, करप्शन जो थी वो अरूज पे पहुंच गई उनके ज़माने में। पंजाब में जो बुज़दार का जो दफ्तर था वो करप्शन का गढ़ था, और इमरान खान उनको बदलने को तैयार ही नहीं थे। उनके खिलाफ करप्शन की सबूत फाइलें लेके कौन नहीं गया। उन्होंने हर एक को कहा कि जी ये मेरा तो वसीम अकरम प्लस है। वो किसी की बात सुनते ही नहीं थे, क्योंकि वो कैंडिडेट किसकी थी? वो बुशरा मानिका की कैंडिडेट थे, बुज़दार। और उनको चलाता कौन था? फरागोगी और उसका मियाँ, और वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे। क्या आपको बुशरा मानिका से इख्तलाफ है या फिर खान साहब के नज़रिए से इख्तलाफ हो गया था? देखिए बात सुने, जब मुझे बुशरा मानिका से तो मैं कभी ज़िंदगी में मिली नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। हमारा क्या ताल्लुक वास्ता, हमारा ताल्लुक वास्ता क्या था उसके साथ? हम तो ग्रास रूट लेवल के कारकुन थे। इनकी फैमिली को, इमरान खान की फैमिली को मैंने पहले जमायमा थी, फिर वो रेहाम थी, फिर ये थी, मैंने तो नेशनल नेटवर्क पे बैठ के डिफेंड किया। ऑलराइट। और बड़े अपने एक जिसे कहते हैं ना ऑनेस्टी के साथ किया। लेकिन उन्होंने सिवाय जुल्म करने के और कुछ नहीं किया, क्योंकि वो इस नीयत से आई थी कि उन्होंने पैसा बनाना है,
वो एक गैंग ऑफ 5 था, वो ऑपरेट करता था बनी गाला से। अब पैसा बनाने के लिए जितने जो नज़रियाती लोग थे उनको एक एक करके खान से दूर करवाया गया पहले, और फिर अपनी जगह बनाई गई। मतलब खान गलत नहीं था? नहीं, खान देखें, बात सर ये है कि खान कोई बच्चा तो नहीं था कि उससे हंस हंस के आप फाइलें साइन कराएं, 5 कैरेट के डायमंड फलाना, फिर अगले दिन दफ्तर खुल जाएं, और फिर उसके बाद इस तरह के अलकादर ट्रस्ट के आपको 450 कनाल ज़मीन मिल जाए, और आप इतने बच्चे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और फिर ख़ुद ही उन्होंने जब तोशा खाना की सारी ये घड़ियाँ जो बेच रहे थे एक एक करके, और फिर डिक्लेयर नहीं किया और उनको औने पौने बेच के, और इस तरह से बदनीयती के साथ वो सारा पैसा जो था उनके, मतलब होशरुबा उनकी जो एसेट्स में वो जंप आया था। हाँ, मैं एक MP हूँ, मुझे हर दफ़ा मुझे उन कागजात में भरना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के कि मेरे कितने मेरे एसेट्स पहले थे और कितने बाद में थे। अच्छा, तोशा खाना का जिक्र किया है, तोशा खाना से गाड़ी तो मियाँ साहब ने भी ली हुई है, तो क्या मियाँ साहब से भी इख्तलाफ करेंगे अब आप? देखिए, आपको जो तोहफे मिलते हैं ना, वो आप बेचने के लिए नहीं होते, वो रखने के लिए होते हैं। आपको जो एक खाना कबा वाली घड़ी जो 1.5-2 अरब की वो तोहफा था, आपको चाहिए था कि आप खुद रखें उसको, आपको बेचने की इजाज़त नहीं है उसकी। और अगर आपने इस तरह से ये नाकदरी करनी है और फिर झूठ बोलना है, अगर एक 1.5 अरब की एक घड़ी है, उसको आप 4-5 करोड़ में बेच के तो अपनी जेब में डाल लेंगे, तो ये बदनीयती और बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। एक बेसिक सवाल खान साहब के फॉलोअर्स करते हैं, कहा जाता है खान साहब इस वक्त पॉपुलर लीडर हैं, वर्ल्ड वाइड भी कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है, इस पे आपकी राय है, ये तो बाद में जानेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि एक इतना अमीर ज़्यादा जिसने अपनी अय्याशी देखी है ज़िंदगी में, उसको क्या ज़रूरत आन पहुंची कि उसने घड़ी बेच दी? ये सवाल उनके फॉलोअर्स का। यही चूरन तो बेच बेच के उन्होंने हमें पीछे लगाया था। हम क्यों उनके पीछे लग गए थे? यही सोच सोच के कि ओहो हो, देखो इसके पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, ये इसको तो ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो ये कारनामे खुल के सामने आने शुरू हुए, तो हम तो हक्का बक्का रह गए। इख्तिलाफ की वजह कहीं ना कहीं आपकी नज़र में मुझे लगता है कि बुशरा बीबी लग रही हैं, क्या ऐसा है? देखें, मैं तो एक कारकुन थी, नज़रियाती कारकुन थी, और मैं मेरी जो टॉप रेटिंग थी एज एन MP, एज चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, तो मुझे क्या लेना देना था उनसे। मेरे ख़िलाफ़ जब साजिश हुई थी, तो जिस मोहतरमा ने मेरे से वो ख़िलाफ़ वो साजिश की थी, आज जिसके लिए उसने गड़ा खोदा था ना, आज वो खुद उस गड़े में गिरी हुई है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो उसने एक मेरे पे सवाल फेंका था, ये जो ऑडियो लीक्स जो इन सारों के सामने आ रहे हैं ना, ये भी मुकाफ़ात अमल है, ये मुकाफ़ात अमल है जो इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ किया था, और वो भी एक निहायत बेढब्बे तरीके से किया था। अच्छा, आपने कहा है कि बुशरा बीबी के पास मुवक्किल होते थे, और हमने कुछ ऐसी बातें भी सुनी कि बनी गाला में कुछ जलाया जाता था रात को। कोई ये बातें आपने भी सुनी होंगी शायद? देखें, ये तो सुनी सुनाई बातें तो सुनी सुनाई होती हैं, लेकिन आपने वो अफशान लतीफ़ की बातें भी सुनी होंगी। वो जो एक पोटली मिली थी जब इनका रेड हुआ है ज़मान पाक पे, उस पोटली में क्या था? इंसानी अज़ा जो थे उनकी राख थी और खून, और जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कायनात की जो थी, उसमें से उसके अंदर कोई उसके अज़ा नहीं थे और खून भी कोई नहीं था उसकी बॉडी में। तो ये बातें जो हैं, ये तो मैं कहती हूँ खौफनाक बातें। अच्छा, वो अफशान लतीफ़ ने कहा था कि इंसानों को जलाया जाता था, ये बड़े संगीन इल्ज़ामात नहीं? भाई वो कहती है कि काशाना से ये बच्चे जो थे, और कायनात की तो डेड बॉडी मिल गई थी ना, और ये सारी प्रूफ है उसके पास कि कितने बच्चे तो वहाँ से सप्लाई किए जाते थे बनी गाला। अब ये इनको चाहिए ना कि इसको, ये अब कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी खुल के सामने आ जाएगा। तो ये तो बहुत जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े करने वाले ये बातें हैं, और ये सब होती थी वहाँ पे। और आपको पता है कि जब PTI में किसी से पूछ लें, किसी मिनिस्टर से पूछ लें, सेनेटर से पूछ लें, MPA से पूछ लें, MLA से पूछ लें, वो कहेंगे कि जी बुशरा का नाम लेते हुए हमें सांप सूंघ जाता था। हाँ, हू का आलम हो जाता है पार्टी में, क्योंकि सबको पता था कि वो अगर बुशरा जो है किसी के साथ नाराज़ हो गई तो वो फारिग हैं। अच्छा, पार्टी में असल इख्तलाफ की शुरू कब हुआ था और कैसे हुआ था?
जहाँ पे जब हमने देखा कि अलीम खान भी चले गए, उसके बाद जहांगीर तरीन भी चले गए, ये इख्तलाफात कब स्टार्ट हुए? देखो ये इस पिंकी पीरनी ने चूंकि अपनी जगह बनानी थी, ठीक है, तो अपनी जगह तो तभी बन सकती है ना अगर आप दूसरों को हटाएंगे। तो वो स्पेस जो खाली कराई इसने बाकी सब नजरियाती लोगों को हटा के, वो इसने भर ली अपने से और अपने चमचे करचों से। एक बात थी कि आप कहती थी कि जिस दिन मैं इमरान खान से जुदा होती हूँ वो मेरा आखिरी दिन होगा। ये मैंने कब कहा था? ये भी आप, अच्छा ये सारे क्लिप्स आपके हाँ, बदकिस्मती के साथ मौजूद हैं। मेरी बात सुने, जब आप किसी लीडर में यकीन कर लेते हैं ना, तो फिर आप उसको शक की निगाह से नहीं देखते हैं, फिर उसका जो वो कह देता है ना वो हरफ आखिर हो जाता है। अच्छा, अगर आपको पार्टी से ना निकालते फिर भी आपको ये नजरिया रहता? बिल्कुल। मेरे ख्याल में शायद वो मेरे बच्चे तो कहते हैं कि आज आपने अडियाला जेल में होना था। अब मौजूदा सियासत, पंजाब की सियासत के बारे में क्या चल रहा है आपके जहन में, क्योंकि आप तो प्रिवेंशियल असम्बली का हिस्सा रही हैं, क्या लगता है क्या होगा पंजाब में? पंजाब फिर तरक्की की राह पे चलेगा। देखें हमारे यहाँ पे 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास बहुत इख्तियारात हैं। 40 डिपार्टमेंट्स हमारे जो हैं, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो कि रफ़ाए आमा से ताल्लुक़ रखती हैं, ये सारी सूबों के हाथ में होती हैं। इनके फंड्स भी सूबों के पास आते हैं। तो सबसे जो मैं चेयरपर्सन थी स्टैंडिंग कमेटी और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, तो जेंडर जो है ना वो क्रॉस कटिंग होता है। उसमें सबसे जितने आपके कमज़ोर तबकात हैं, मेरा उनसे काम था और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ऐसी पॉलिसीज़ बनवाऊँ। मैंने यूएन मिशन के साथ काम किया, वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, कनेडियन एम्बेसी के साथ, फ्रेंच एम्बेसी, इन सारों की इंगेजमेंट मेरे साथ पंजाब में होती थी। एक छोटा सा प्रोग्राम है गर्ल्स लर्न विमेन अर्न, ये वर्ल्ड बैंक ने शुरू करवाया था, वो पूरे पंजाब में हमने फैलाया। उसका मतलब ये था कि हर दूसरी बच्ची जो स्कूल से बाहर है सेकेंडरी लेवल पे पंजाब में, उनको हमने स्कूलों में कैसे पहुंचाना है, उनकी एजुकेशन पे हमने कैसे ज़ोर देना है। फिर हमारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके भी वो भी कमज़ोर तबकात हैं हमारे। फिर हमारी ये जो PWDs हैं, जो हैंडीकैप्ड हमारे लोग, उनके लिए किस तरह से हमने उनके राइट्स उनको दिलवाने हैं, किस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए हमने प्रोवाइड करनी है। अगर आपकी 50% पॉपुलेशन जो है, जो ख़वातीन पे मुश्तमिल है, उनको आप ऊपर लेकर नहीं आएंगे, उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन एक टर्म होती है, उनको आप तालीम नहीं दिलवाएंगे, उनका ज़रिया माश का उनको फिर स्किल्स डेवलपमेंट नहीं होंगी, वो उनके लिए कमाई का कोई ज़रिया भी नहीं आप प्रोवाइड करेंगे, तो फिर किस तरह से आपका मुल्क तरक्की कर सकता है? अच्छा, शाम को मैम क्या आपकी एक्टिविटी होती है? अभी तो गालिबन मेरे ख्याल में 3 बजे का टाइम है, तो ये मेरा टाइम होता है एक्सरसाइज का। अच्छा। जी हाँ, और आप आए मेरे साथ चलें, मैं भी जा रही हूँ। मतलब खूबसूरती और फिटनेस का राज ये है? मैं कहती हूँ कि जितना खाना इंसान के लिए ज़रूरी है, उतनी ज़रूरी एक्सरसाइज भी है। हाँ, चलें देखते हैं आप कैसे। जी आए, मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ा हमारा यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, मैं जाती हूँ वहाँ पे डेली। की ड्राइव के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बड़ा अच्छा लगता है। हमारी सरजमीन है, हमारा मुल्क है, और आप यकीन करें मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ और वापस आती हूँ तो मुझे अपनी ये सड़कें बहुत याद आती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और मॉडल टाउन तो हमारे, आपको पता है, बुज़ुर्गों के ज़माने से हमारे ये यहाँ पे वो लोग रहते थे। ये पहले हिंदुओं का इलाका था, फिर उसके बाद ये पार्टीशन के बाद फिर ये सारी मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे आई, तो हमारे लिए तो फिर ये घर है। अच्छा, एक सियासतदान की वैसे जो ज़िंदगी होती है वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन उसकी पर्सनली ज़िंदगी कैसी होती है? देखें, बात सारी ये है कि सबसे पहली जिम्मेदारी जो है ना, वो एक औरत होने के नाते आपकी फैमिली, आपके बच्चों, आप अगर सियासत करें तो आपने ये जहन में रखना है कि आपने अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करना, अपने शोहर को नेग्लेक्ट नहीं करना,
और आपकी जो घर की जिम्मेदारियां हैं वो आपने पूरी तरह निभानी है। और आप यकीन करें, एक औरत सियासत में आ ही नहीं सकती जब तक कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट ना करे, जब तक उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट ना करे, और इज़्ज़त भी इसी में है। तो मैं इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है कि मुझे बहुत सपोर्ट मेरे पहले तो मेरे हस्बैंड सियासत में थे, तो मैं उनको कभी कभी देखती थी, मैंने कहा चलो बेहतर यह है कि मैं भी सियासत में आ जाऊं ताकि मुलाकात तो हो जाए ना। आपके नज़दीक सियासत की डेफिनेशन क्या है? सियासत हमारा, देखें, कायद आज़म जो थे वो एक सियासतदान थे और सियासत की वजह से पाकिस्तान बना। अगर वो उनकी काविश ना होती और वो इनकी जद्दोजहद ना होती, अमली सियासत में वो ना आते, तो पाकिस्तान शायद आज वजूद में ना होता। तो हर चीज़ जो है वो सियासत से जुड़ी हुई है। आपकी जो, हम एक जमहूरियत हैं, हमारे पास जो, अगर मैं एक ज़ाती तौर पे मैं चंदा दूं या डोनेशन दूं या लोगों को हेल्प करूं, तो मैं एक लिमिटेड नंबर को हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन जब आप सियासत में होते हैं, आप पार्लियामेंट में जाते हैं, तो आप कानून साजी ऐसी करते हैं जिससे रिफ़ाए आमा को फ़ायदा होता है, जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा होता है। अच्छा मैम, मियाँ साहब की वापसी पर बड़े सवालात हैं। कोई कह रहा है कि इलेक्शन के तहत हुई है और कोई कह रहा है सिलेक्शन के तहत हुई है। आपकी नज़र में किस तहत मियाँ साहब की वापसी हुई है? देखिए, मियाँ साहब तो वो शख्स हैं जिनको 22 साल इस सियासी अमल से निकालने की पूरी इन्होंने कोशिश की। या उनको नाअहल कर दिया, या उनको कैद में रखा, या फिर जिला वतन कर दिया। कोई टेन्योर उनका पूरा नहीं होने दिया। तो वो कहाँ से सिलेक्टेड हो गए? अगर सिलेक्टेड होते तो इतनी नाइंसाफियाँ उनको और इतनी जो उनको जुल्म है वो सहने पड़ते। लाडलापन अलबत्ता 21 अक्टूबर को बहुत वाज़ेह था। किसके लाडले हैं? वो पाकिस्तान के अवाम के लाडले हैं। और आपने देखा हर आंख अश्कबार थी, क्योंकि उनको मोहब्बत है। ये वो लीडर है जिसने उनकी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली दी थी उनको। जब वो गए थे तो उस वक़्त देखें 4 रुपए की रोटी थी, आपको पता है, और 55 रुपए की चीनी मिलती थी, 7 रुपए की यूनिट बिजली थी। और लेकर कौन गए जिस वक्त आप भी मेहनत कर रही थी? खान साहब। अब आप देखें या तो कोई लाने वालों ने कोई बेहतर डील दी होती ना, तो फिर तो समझ आ जाती। कौन लाने वाले हैं? मुझे क्या पता जी कौन लाने वाले हैं। आप क्या समझते हैं? आज भी हमने देखा कि मुल्तान के 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान थे वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डगमगा नहीं गई? देखिए, बात सारी ये है, आपको पता है कितने लोगों ने अप्लाई किया था मुस्लिम लीग नून के टिकट्स के लिए पाकिस्तान से? तकरीबन 40,000। अब 40,000 सीटें हैं असेंबलियों में जिसमें आप इन लोगों को अकोमोडेट कर सके। इसके बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ज़ाती तौर पे पर्सनली एक एक का इंटरव्यू लिया और उनकी बात सुनी। लेकिन होता यूँ है कि अगर 10 लोगों ने एक हलके में अप्लाई किया है तो टिकट तो एक को मिल रहा है, तो बाकी जो 9 हैं वो या तो उनको पार्टी किसी और तरीके से अकोमोडेट करती है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें इतना सब्र नहीं होता और वो फ़ौरन के फ़ौरन जाके तो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो लोग आपको इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं, तो ये वही लोग हैं जो पार्टी के साथ जो है वफा ना कर सके और उन्होंने टिकट शायद ना मिलने की वजह से जाके फ़ौरन के फ़ौरन कोई और। एक मिसाल है, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दे तो क्या ये 16 महीनों की कारकर्दगी की देगा इस बेस पे जो इन्होंने 16 महीनों में किया है? 16 महीनों की जो हुकूमत थी वो मुस्लिम लीग नून की नहीं थी, वो पीडीएम की थी, और उसमें बहुत सारी और जमातें शामिल थीं। पीपल्स पार्टी के 10 मिनिस्टर थे, और जमहूरियत में आपको पता है कि फ़ैसला सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं लेता, सारी कैबिनेट से अप्रूव होता है तो फिर कोई फ़ैसला लिया जाता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस दिन हुकूमत टूटी थी इमरान खान की, और जिस दिन इन्होंने ओथ लिया था शहबाज शरीफ ने, उन्होंने कहा था कि आप अपनी अलविदाई स्पीच लिख लें और वो करके आपने असेंबली डिसॉल्व कर देनी है और आपने इलेक्शन में जाना है। हम क्यों इनकी जो गंद छोड़ के गए हैं, हम क्यों उसका बोझ उठाएं। अच्छा, अभी भी ना बहुत सारे लोग कश्मकश में हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आपकी क्या राय है, क्या इलेक्शन हो पाएंगे 8 फरवरी को? पत्थर पे लकीर,
इंशाअल्लाह ताला। आपके चीफ जस्टिस ने अब कह दिया है और कोई इसमें अब हार्म नहीं है। जो इस तरह की बातें करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन हो सकते हैं। बिल्कुल 8 तारीख को इलेक्शन होगी और कौम जिसको भी मैंडेट देगी इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आएगी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। बज़ाहिर आप छोटी सियासतदान थी, लेकिन हमने बेशतर दफ़ा देखा कि आप खान साहब की बिल्कुल साथ खड़ी होती थी जलसों में। वो तो एक बड़ापन ही हमें दिखाया। बहुत शुक्रिया मैम आपकी कीमती टाइम का। उस्मा कारदार से बड़े सवालात थे लोगों के, और ख़ातिन हज़रात हमने ये सारे सवालात रखने की कोशिश की, और वो कशमकश जो लोग कहते थे कि इन्होंने उस हालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा जिस वक्त इनकी शदीद ज़रूरत थी, लेकिन बदकिस्मती ये उन लोगों तक नहीं बात पहुंची कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद इन्हें साइड पर किया था, और वजूहात क्या थी, बुशरा बीबी और दीगर जो भी थी वो इन्होंने आप तक पहुँचाई। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।